हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। सुप्रीम कोर्ट में आज का दिन कॉरपोरेट्स के लिए बहुत अच्छा रहा। टाटा सन्स के लिए अच्छा जजमेंट आया, मिस्त्री केस हार गए, टाटा सन्स जीत गए। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो मैटर 2017 का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में थोड़ा सा सुना और सिर्फ ये कहा कि इलेक्शन हो रहे थे कि 30 मई 2019 तक इलेक्शन कमीशन को पॉलिटिकल पार्टीज बता दें कि उनको कितना इन बॉन्ड से डोनेशंस मिले हैं। उसके बाद वो केस हियरिंग पे नहीं आया, और अब वो केस हियरिंग पे आया तो स्टे अभी भी नहीं दिया गया, और ये कहा गया कि 2 साल से जो चीज़ चल रही है वो तो ठीक ही होगी। अभी इस पे बात होगी, लेकिन पहले लॉ को समझ लें। सेक्शन 29C ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट इन्वॉल्व है, आरबीआई एक्ट इन्वॉल्व है, कंपनीज एक्ट इन्वॉल्व है, इनकम टैक्स एक्ट इन्वॉल्व है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट इन्वॉल्व है। यानी इतने लॉज इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में इन्वॉल्व हैं। आइए जरा चीजों को सही से समझ लेते हैं कि मसला क्या है। देखिए, हम जब आरटीआई पढ़ाते हैं तो पहली चीज ये पढ़ाते हैं कि करप्शन थ्राइव्स इन सीक्रेट प्लेसेस एंड अवॉइड्स ओपन प्लेसेस। आरटीआई का पूरा मूवमेंट यह है कि ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, ओपननेस लाई जाए। सुप्रीम कोर्ट को इस बात का क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि हमारे संविधान में राइट टू नो नहीं लिखा था, तब भी उन्होंने इसको आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हिस्सा माना। और सुप्रीम कोर्ट इस हद तक गई कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हर कैंडिडेट को अपने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स एफिडेविट पे देने होंगे अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ। यह सुप्रीम कोर्ट का ये एफर्ट था कि अब हमें पता चल जाता है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके 5 साल पहले कितने एसेट थे और आज कितने एसेट हैं। ज्यादातर के कई गुना बढ़ते हैं। उसी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने सिटीजन्स का राइट टू नो एक्नॉलेज किया, जिसके नतीजे में बाद में पहले वाजपेयी जी ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया और फिर यूपीए 1 ने एक बड़ा प्रोग्रेसिव राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया। जब सुप्रीम कोर्ट से इंफॉर्मेशन पूछी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट पब्लिक अथॉरिटी नहीं है और इंफॉर्मेशन देने से इनकार किया। मुद्दा बहुत छोटा सा था। किसी ने यह सवाल पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह रेजोल्यूशन लिया है कि जजेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बता देंगे उनके एसेट्स क्या हैं। सवाल यह था कि क्या जजेस बता रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देने से इनकार किया। जब अपील में मैटर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में गया तो सुप्रीम कोर्ट केस हार गई। सुप्रीम कोर्ट अपील में दिल्ली हाई कोर्ट गई, और यह हमारे देश के लीगल सिस्टम को सलाम करने को दिल चाहता है कि हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट एक पार्टी की हैसियत से गई और केस हार गई। उसके बाद सालों साल इस केस की अपील डिसाइड नहीं हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अपील में खुद सुप्रीम कोर्ट आई। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने रिटायरमेंट से पहले एक ये जजमेंट दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ फैसला लिया गया और कहा गया सुप्रीम कोर्ट पब्लिक अथॉरिटी है, आरटीआई में कवर्ड है। अभी उसको फिर से थोड़ा डाइल्यूट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उस डिबेट में मैं आज आपको नहीं ले जा रहा हूं। मैं इस मुद्दे पे लाना चाहता हूं कि वो कोर्ट जो ट्रांसपेरेंसी पर, राइट टू नो पर इतनी एम्फेसिस डिकेड से डालती रही है, जब यह मुद्दा आया कि पॉलिटिकल पार्टीज को कौन पैसा दे रहा है, उनके सोर्सेज ऑफ फंडिंग कहां से आ रहे हैं, उस सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो सालहा उस केस को सुना नहीं। इनफैक्ट तो जब जनरल इलेक्शन का ईयर चल रहा था तो रंजन गोगोई को उसी वक्त सुनना था उस केस को, लेकिन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उसे नहीं सुना।
और एक ऑर्डर कर दिया कि 30 मई तक वो दे दें इंफॉर्मेशन, और उसके बाद भी कोर्ट के पास टाइम नहीं था उस केस को सुनने का। सीएए और 370 न सुनने का टाइम तुम समझ सकते हैं, पर इलेक्टोरल बॉन्ड का मैटर हमारी डेमोक्रेसी की हेल्थ के लिए सेंट्रल क्वेश्चन है। अब जब चीफ जस्टिस ऐसे बोबडे का टर्म खत्म हो रहा है, अचानक उन्होंने इसे लगाया, सुना और स्टे देने से इनकार कर दिया। अब बड़ा स्ट्रेंज रीजन दिया, उन्होंने कहा जो चीज 2018-19 से चल रही है वो ठीक ही है, उसमें सफिशिएंट सेफगार्ड्स हैं। ट्विटर पे एक अजीब तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि साहब फीमेल इन्फेंटिसाइड भी सदियों से चल रहा है, सती भी सदियों से चल रही थी, और भी बहुत सी एंटी सोशल एक्टिविटीज सदियों से चल रही हैं। अगर कोई चीज हो रही है, और यहां तो वक्त बहुत कम था, 2 ही साल था, ट्रिपल डिवोर्स भी सालों से चल रहा था, और ट्रिपल डिवोर्स को तो मोस्ट डिसअप्रूव फॉर्म ऑफ डिवोर्स और सिन पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी मान लिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट को क्यों जरूरत पड़ी कि उसको सेट असाइड करे? मैं समझता हूं वो जजमेंट सही था, लेकिन जैसे उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस चलती हुई प्रैक्टिस को सिर्फ चलने की वजह से जस्टिफाई नहीं किया, उसी तरह इलेक्टोरल बॉन्ड्स अगर 2 साल से चल रहे हैं वो जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। आइए जरा चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले भी कॉरपोरेट्स फंडिंग करते थे पॉलिटिकल पार्टीज की। कॉरपोरेट ज्यादातर फंडिंग करते ही रूलिंग पार्टी की हैं, और जाहिर है कि वो फंडिंग फ्री में नहीं होती, उसमें रूलिंग पार्टी से फिर ऐसे डिसीजंस कराना एक्सपेक्ट करते हैं जिससे उनका बिजनेस बढ़े। उसमें कुछ कुछ रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की गई। कहा गया कि साहब 20,000 से ऊपर के अगर पैसे दे रहे हैं तो वो फिर कैश में नहीं दिए जाएंगे। ये रिफॉर्म की पहली स्टेज। फिर कहा गया कि साहब कोई भी कंपनी अगर वो कोई डोनेशन दे रही है तो उसके लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो प्रॉफिट में होनी चाहिए, और अपने एवरेज प्रॉफिट का सिर्फ 7.5% दे सकती। इलेक्टोरल बॉन्ड के पास होने की भी बड़ी हिस्ट्री है। जब वकील लोग फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं तो उनको एडवांटेज होती है अपनी लीगल बैकग्राउंड की। पी चिदम्बरम को भी ये एडवांटेज थी, और अरुण जेटली जी को भी एडवांटेज थी। इसलिए एक फाइनेंस एक्ट से, एक बजट स्पीच से एक लॉ में अमेंडमेंट नहीं किया गया, बल्कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, आरबीआई एक्ट, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इतने लॉज में अमेंडमेंट कर दिया। आपको मालूम है अगर ऑर्डिनरी लॉ है तो राज्यसभा से भी पास कराना जरूरी है। इस केस में अवॉइड करना था राज्यसभा को, क्योंकि उस वक्त बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं थी राज्यसभा में। अब यह हमारी सुप्रीम कोर्ट को क्रेडिट जाता है कि आधार के केस में उन्होंने राज्यसभा को इररेलेवेंट बना दिया। बाद में उन्होंने उसका रिव्यू एक्सेप्ट कर लिया, जिस पे अभी हियरिंग नहीं हो रही। क्या अमेंडमेंट थे जो अरुण जेटली जी ने किए? सेक्शन 29C ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत अब पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात की जरूरत नहीं कि वो इलेक्शन कमीशन को बताएं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से उन्हें कितना डोनेशन मिला। कंपनीज एक्ट में सेक्शन 182 में लिमिट थी कि 7.5% से ज्यादा नहीं दे सकते डोनेशन। 3 प्रीसीडिंग ईयर के एवरेज प्रॉफिट देखा जाएगा, यानी कोई नई कंपनी नहीं दे सकती डोनेशन। इलेक्टोरल बॉन्ड लॉ ने इस सेक्शन को चेंज कर दिया। अब कंपनी रातों रात बनेंगी और रातों रात पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे देंगी, शेल कंपनीज बनेंगी।
नई कंपनीज बनेंगी, प्रॉफिट में नहीं होंगी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे देंगी और उसके बाद वो बेनिफिट लेगी। सेक्शन 183 क्लॉज 3 ने प्रोविजन एबॉलिश कर दिया, जो इतना बड़ा ट्रांसपेरेंसी का प्रोविजन था कि कोई भी कंपनी जो डोनेशन देगी पॉलिटिकल पार्टी को, वो अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में उसे दिखाएगी। इस इलेक्टोरल बॉन्ड लॉ ने कह दिया कि अब कंपनीज पैसे देंगी लेकिन बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगी। ये हमारी ट्रांसपेरेंसी है, जिसके बारे में वेणुगोपाल जी ने आर्गू किया। इलेक्शन कमीशन उस जमाने में थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंस असर्ट कर लेता था, उसके बाद से लगातार कम होती रही। पहले तो उसने कहा था कि यह रिट्रोग्रेड स्टेप है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लेकिन अब जब बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा हम स्टे नहीं मांग रहे, लेकिन ट्रांसपेरेंसी वाली बात जब फाइनल आर्गुमेंट हो उस वक्त देखी जाए। इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन के बारे में यह चेंज ऑफ स्टैंड जो है वो अपने आप बहुत कुछ बता दे रहा है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में रिट्रोस्पेक्टिव डोनेशंस अप्रूव। अब यह कह दिया गया था, पहले यह लॉ था कि साहब आप 20,000 से कम तक कैश में दे सकते हैं, तो ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज का जो परसेंटेज था वो कैश में ही आता था। लेकिन अगर आप 20 करोड़ दे रहे हैं या 20% ऑफ कंट्रीब्यूशन किसी भी सोर्स से आ रहा है, अगर वो लेस है, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने रिफॉर्म सजेस्ट किया था। मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से ये केस बढ़ा है आगे, उससे सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस पर फिर एक से बार प्रश्न चिन्ह लगे हैं। ये जो एनजीओ है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये कई केसेस में गई है और इसके एफर्ट्स की वजह से हमारी इलेक्टोरल प्रोसेस में कई चेंजेस सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं। ये ताज्जुब की बात है कि अब इलेक्शन कमीशन, जो पहले इसको बहुत स्ट्रांगली अपोज कर चुका है, अब कुछ भीगी बिल्ली जैसा नजर आता है। इलेक्टोरल बॉन्ड इज वन स्टेप अहेड ऑफ अनअकाउंटेड कैश सिस्टम। ये फैसिलिटेट करता है मनी लॉन्ड्रिंग। मैंने बताया जैसे कि शेल कंपनीज बनेंगी जो अंडरमाइन करेंगी, कंप्रोमाइज करेंगी ट्रांसपेरेंसी ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग। यह कह देना कि क्योंकि बैंक के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड लिए जा रहे हैं और आपको मालूम है कि वो 1,000 में होंगे और 10,000 में होंगे और 1 लाख में होंगे और 15 दिन के अंदर अंदर उन्हें कैश करना है, सिर्फ बैंक के इन्वॉल्वमेंट से मामला नहीं बनता। ये नीरव मोदी, सुशील मोदी, ये सारे लोग बैंकिंग सिस्टम की एडवांटेज लेके इतने बड़े बड़े फ्रॉड करते रहे। मैं ये समझता हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो हमारी रिफॉर्म्स की हिस्ट्री रही है इलेक्टोरल प्रोसेस की, उसका एक बहुत ही क्वेश्चनेबल डिसीजन। पॉलिटिकल पार्टीज का फायदा हो, लोगों को पता ना चले कि उनके रिप्रेजेंटेटिव जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहां से पैसा आ रहा है। ब्लैक मनी सिर्फ बैंकिंग सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट से खत्म नहीं होगी। मैं ये समझता हूं कि ये जनता का राइट है कि उनको पता होना चाहिए कि ये फंडिंग कहां से आ रही है। और आप देखिए कि कितनी जल्दी इलेक्टोरल बॉन्ड पॉपुलर हो गए। अब तक 15 फेजेस हो चुके हैं, मार्च 2018 से जनवरी 2021 तक, और इसमें 12,924 इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए, जिनकी वर्थ थी 6,534.78 करोड़।
और एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से जो भी पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग हो रही है उसमें 50% से ज्यादा अब इलेक्टोरल बॉन्ड से आए 2018-2019 में, और बीजेपी इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी रही। 2017, 2018, 2019 में सारी पार्टीज को मिला 2760 2760.20 करोड़, जिसमें से 1660.89 करोड़ और 60.17% डोनेशंस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को मिले। मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके की बहस हुई और जिस तरह के सवाल चीफ जस्टिस की तरफ से आए, उनसे यह अंदाजा लग रहा था कि इसमें स्टे नहीं होगा। चीफ जस्टिस को यह एंजाइटी थी जब प्रशांत भूषण आर्गू कर रहे थे। उन्होंने कहा पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो टेररिज्म के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, सरकार के पास क्या कंट्रोल है। पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर करती हैं अपने आप को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत। उसमें साफ तौर से भारत के संविधान में अपनी आस्था दिखानी पड़ती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी टेररिज्म करेगी और सरकार को पता नहीं चलेगा। फिर उन्होंने कहा ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं जो पैसा लें और उससे प्रोटेस्ट कराएं। फिर शायद उन्हें एहसास हुआ कि प्रोटेस्ट तो एक राइट है, फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 में, तो उन्होंने कह दिया वॉयलेंट प्रोटेस्ट कराएं। ये रेलिवेंट क्वेश्चंस नहीं थे। रेलिवेंट क्वेश्चन एक ही था कि जब हमारे देश में पब्लिक फंडिंग नहीं है इलेक्शन की, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए? और अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो ये जो एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड है, कौन पैसा दे रहा है और किसको पैसा दे रहा है, यह पता चलना जनता का अधिकार है। मैं समझता हूं कि हमारी डेमोक्रेसी जिस पे आज प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रोसेस से भी उसको डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस को, उसकी ट्रांसपेरेंसी को, साफ सुथरे इलेक्शन को एक धक्का लगा है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक क्लिक करें। जजेस इंसान हैं, उनसे गलतियां हो सकती हैं। जजमेंट्स का क्रिटिसिज्म करें, जजेस का क्रिटिसिज्म ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।